बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप वॉच कर रहे हैं मेरा चैनल नो इट इफ़ यू डोंट यानी किट। ये नाम आपको कुछ सुना हुआ लगेगा क्योंकि मैं एक ब्लॉगर भी हूं और ये ही थीम मेरे ब्लॉग्स की भी है। चूँकि ये अभी लॉन्च हुआ है, न्यूली बॉर्न चैनल है, तो ये वीलॉग जो है ये इंट्रोडक्टरी है, इसलिए मैं इसको स्टार्ट करूँगी अपने इंट्रोडक्शन से, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं क्यों करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा नाम है शफकत फारूक, डॉक्टर हूँ मैं। बाय डिग्री मैं प्लांट साइंटिस्ट हूँ, बाय स्पेशलाइजेशन मैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इसी फील्ड में मुझे 2008 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। वैसे बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में मैं सो फार पाकिस्तान की द वन एंड ओनली पर्सन हूँ जिसको ये मिला है। बाय एप्टीट्यूड मैं एक रिसर्चर हूँ और बाय पैशन मैं राइटर हूँ और मेरी कोई तकरीबन 200 से ज़्यादा टेक्निकल साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं। लोगों का ख्याल है कि मैं जितना अच्छा लिखती हूँ मैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बोलती हूँ अंग्रेज़ी में। मैं थिंकर भी हूँ और मैं इनोवेटर भी हूँ। बाय हॉबी मैं एक ब्लॉगर हूँ और अभी तक मेरे तकरीबन 60 ब्लॉग, कुछ एक आध ऊपर नीचे होगा, वो मैं लिख चुकी हूँ। और ये ब्लॉग आप देख सकते हैं, मेरी एक वेबसाइट है www.magricon.com, ये मैं इसका लिंक दे दूँगी। ये मेरी कंपनी है एक्चुअली, उसकी साइट के ऊपर ये ब्लॉग की साइट थी जहाँ पर मैं पब्लिश करती रहती थी। जनवरी 2023 से मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है shafrice.com। अब मेरे उसके बाद से जो ब्लॉग आ रहे हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं। आप दोनों वेबसाइट्स मैं लिंक दे दूँगी, उसको खोल कर देख लीजिएगा। उसमें से जो भी कोई ब्लॉग आपको पसंद हो तो आप मुझे बताइए, उसका क्रक्स जो है वो मैं आपको उर्दू में इस चैनल के ऊपर डिस्क्राइब कर दूँगी। बाय नेचर मैं एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज़र हूँ और मुझे अल्लाह ने ये एबिलिटीज़ अता की हुई हैं कि मैं बैक वक्त बहुत सारे टास्क के ऊपर काम कर सकती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरे पास 37 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है, एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट का, डायरेक्टर टेक्निकल का, डायरेक्टर एकेडमिक प्लानिंग का। मैं कंसल्टेंट भी रही हूँ, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। और मेरे पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि मेरी अपनी कंपनी है AM एग्रीकॉन। मेरे पास ह्यूज इंटरनेशनल एक्सपोजर है क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है दुनिया में और मैं अभी भी करती हूँ। अब आप सोचते होंगे कि इस बैकग्राउंड के साथ मैं ब्लॉगर क्यों बन गई, रिटायरमेंट के बाद मैं टीचर क्यों नहीं बनी। तो इसके जवाब में मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ, बहुत मज़े का है, आप भी सुनिएगा और आपको समझ आ जाएगी कि हमारे यहाँ एक्चुअली होता क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पर। ये 1986 की बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस थी, ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी की थी और मैं भी उसमें इन्वाइटेड थी और वो भी वहाँ पर मौजूद थे जिनसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी सीखी थी और इंसिडेंटली 1 साल पहले सीखी थी। इत्तेफाक और भी है कि ये 1986 ही वो साल है जब चेर्नोबिल में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसको डैमेज हो गया था वो, और बहुत ताबकारी फ़िज़ा में फैल गई थी। दुनिया ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया उसका, बहुत ह्यू एंड क्राई मचा। लोगों ने कहा जी ताबकारी फैल जाएगी, जी कैंसर फैल जाएगा, हमारे बच्चे एबनॉर्मल पैदा होंगे, हमारी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, हमारे बर्ड जो माइग्रेट करके जाते हैं वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो कैंसर फैलाएंगे, जो लोग उनको हंट करके खाते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। जो मुंह में आया लोगों ने कहा, दुनिया ने बैंड बजा दी रूस की। और जाहिर है कि उसके ऊपर फिर थोड़ी सी वो भी लग गई, पाबंदियाँ भी लग गई। तो हम वापस आते हैं कॉन्फ्रेंस पर। तो अभी कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई थी, हम लोग बाहर खड़े थे, तो एक साहब इतने में हमारे पास आए। इंसिडेंटली वो डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी थे और प्रोफेसर भी थे। अब हम बेचारे जूनियर साइंटिस्ट, हम जनाब खुशी से फूले नहीं समारे, पाँव हमारे हवा में मुअल्लक हो गए। हमने कहा अच्छा ये हमसे डिस्कस करने आए हैं। उन्होंने हमसे पूछा, बच्चों आप क्या जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम जनाब खुशी से वैसे ही फट रहे थे, जो कुछ हमने बायोटेक्नोलॉजी सीखी हुई थी तोते की तरह फर 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 हमने उनको बता दी, बड़े खुश से ना था, वो भी खुश हो गए। इंसिडेंटली उन्होंने हमसे चेर्नोबिल के बारे में कुछ नहीं पूछा। खैर
वक्त वो सेशन स्टार्ट हो गया, हम लोग हॉल में चले गए, वो भी आ गए। हमारी ज़ाहिर है जो औकात थी उसके मुताबिक हमने बैठना था, हम पीछे जाके बैठ गए। पता चला कि वो जो साहब हैं वो कीनोट स्पीकर हैं, और ज़ाहिर है वो कीनोट स्पीकर थे तो उन्होंने सबसे पहले आना था। वो आए राइस के ऊपर और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने बोलना शुरू किया और हमारी आंखें फटना शुरू हो गई, इसलिए कि जो कुछ हमने उनको बताया था उसी स्पीड के साथ, उसी रफ्तार के साथ फर 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 उन्होंने वहां पे बोल दिया। अब हम दीदे फाड़े एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जूनियर थे, हम ना उनसे कुछ पूछ सकते थे और ना उनके बारे में किसी से बात कर सकते थे। लेकिन दिमाग घूम गया हमारा ना, वो जो हम अर्श पे उड़ रहे थे एकदम पाताल की गहराइयों में जा गिरे। अच्छा, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे बस नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो चेरनोबिल में वाक़या हुआ है ना, मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ, चूँकि ये ताबकारी फैलाएगा। हमारे यहाँ उनके यहाँ से बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं और लोग उनको हंट करके खाते भी हैं। मैंने उनका ऑपरेशन करके देखा है, उनके ब्लड में भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके क्रोमोसोम्स में भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो ये तो बहुत बुरा होगा। अब हम उनको देख रहे हैं फिर दीदे फाड़ के कि ये साहब क्या फरमा रहे हैं। खैर एनीवे, हम चूँकि कुछ कह नहीं सकते थे, लिहाजा हम चुप बैठे रहे। कॉन्फ्रेंस गुजर गई और हम घर चले गए। वक्त गुजरता गया, हम अपने काम में बिजी रहे कि 2012 आ गया और मैं रिटायर होकर घर आ गया। अब इसी दौरान जब मैं रिटायर हुई तो कोलीग्स, ज़ाहिर है बहुत सारे कोलीग्स थे हमारे। एक साहब वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मुझे कहा मैडम आप रिटायर हो गई हैं तो ऐसे क्यों फिर रही हैं, आप आएँ ज़रा हमारे यूनिवर्सिटी में और हमारे डिपार्टमेंट को संभालें आके। बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, आप उसकी चेयरमैन बन जाए। जब उन्होंने चेयरमैन का जिक्र किया तो हक से मेरे जहन में वो 1986 का वाक़या आ गया। चेयरमैन डिपार्टमेंट का, ना बाबा ना। मैंने दिल में सोचा कि मुझे इस उम्र में अपना मुंह काला कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई बहाना कर दिया उनके साथ और मैंने कहा जी कि मैं बिज़ी हूँ, इंसिडेंटली मेरे बेटे की शादी थी उन दिनों। तो मैंने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, तो खामखा आपको भी शिकायत का मौका मिलेगा और मैं भी गिल्टी फील करूँगी, तो मुझे आप माफ़ी कीजिए। तो मैं वापस आ गई। एक सुबह मैंने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी से एक स्टेटमेंट सुनी और वो सुनकर मेरा दिमाग फिर हिल गया। तो मैंने कहा अब ये वो वक्त था जबकि मैं एक जूनियर साइंटिस्ट नहीं थी, बल्कि मैं एक वर्ल्ड रिनाउंड अकम्पलिश साइंटिस्ट थी। और चूंकि साइंटिस्ट थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इसको मैं करेक्ट करूं, चूंकि वो स्टेटमेंट जो थी वो साइंटिफिक थी लेकिन ऑब्वियसली अनशेंट थी। तो अब डायरेक्ट जवाब देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ। तो हमने एक आर्टिकल लिख मारा जनाब, और वो था डिस्कर्सिव डिफ्लेक्शन, सोशल मीडिया एंड पाकिस्तान। ये मेरे लिंक्डइन पेज के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूँ। बड़ा मज़े का आर्टिकल है। मैंने ये सोच के लिखा कि देखें लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर ना, क्या रिएक्शन आता है। अच्छा, जो मुझे रिएक्शन मिला वो पढ़कर मैं भी हंसी, आप भी हंस लें। क्योंकि जो इम्प्रेशन मुझे मिला वो ये था कि मैडम बड़ी औखी अंग्रेजी लिखी है तुसी, या तो बड़ा मुश्किल आर्टिकल है। अच्छा, अब मैं फिर हैरान हो गई कि अब अगर मैंने मुश्किल आर्टिकल लिखा है तो फिर आसान कौन लिखेगा। खैर, मैं चुप हो गई। मैंने एक दिन फिर उन साहब से वही स्टेटमेंट सुनी, उन्हीं साहब से, लेकिन इस दफ़ा कुछ और ज़्यादा वो हॉरेबल थी, क्योंकि अब की दफ़ा वो मौसूम तबा आजमाई फरमा रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ओह माय गॉड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और ये जो हमारे पाकिस्तान में उसको पढ़ाते हैं खुद उनको भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो अब मुझे बहुत गुस्सा भी आया। मैंने कहा भाई, मुझे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर पे बैठते हैं, ये कुछ कैची वर्ड्स, कुछ फैंसी वर्ड्स होते हैं जो दुनिया में घूमते रहते हैं। ज़ाहिर है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वो होते भी हैं वाकई, और कुछ लोगों ने घर भी लिए हुए होते हैं। मकसद ये होता है कि लोगों की तवज्जो उस इशू की तरफ मबजूल कराई जाए जिसके साथ वो कैची वर्ड होता है। और ये जो हमारे यहाँ के अफलातून हैं, ये उन कैची वर्ड्स को सुन लेते हैं और फिर जनाब पब्लिक गैदरिंग्स में आकर वो बड़े बड़े लफ्ज़ बोलेंगे और हमारी कौम की बहसीयत मजमूई जो जहालत है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अब चूंकि हमें पता नहीं होता उसका, इसलिए लोग कुछ चुप हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकते और डिट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन दिल में सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा तुर्रम खान है, जबकि वो नहीं होता, वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है।
अच्छा, अब मैंने ये वो वक़्त था जब मैंने ये सोचा कि मुझे ये सारे जो कैची वर्ड्स फिरते रहते हैं दुनिया में, इनके ऊपर लिखना चाहिए। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एट लीस्ट वो लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं लफ़्ज़ या जो सुनते हैं, वो सुनने के बाद अपने आप को हवनक महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उनको ये पता होगा कि ये दरअसल कह क्या रहा है और क्या इसको वाक़ई इस हकीकत का पता है। तो सिर्फ़ ये कि मैं लोगों का थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो है वो सही कर दूँ, मैंने ब्लॉगर बनना डिसाइड कर लिया और उसकी थीम थी नो इट इफ़ यू डोंट, यानी अगर आप नहीं जानते तो जान लें। इंसिडेंटली उसी मॉर्निंग जिस दिन मैंने ये डिसाइड किया, तो मैं सुबह के वक्त तो मेरी रूटीन है हमेशा से बचपन से कि मैं तिलावत कलाम पाक सभी लोग करते हैं, मैं भी करती थी। उन दिनों मैं सूरह तौबा पढ़ रही थी और आप सब जानते हैं बड़ी अच्छी तरह कि सूरह तौबा वो सूरह है जिसमें जिहाद के बारे में बड़ी ही तफसील के साथ लिखा गया है। उसकी आयत नंबर 122 है, जिसमें अल्लाह पाक ज़ाहिर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब हैं, उनसे वो कहते हैं कि ये सब लोग तुम्हारे साथ जिहाद पर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बस्ती से कुछ लोग तुम्हारे साथ जाएं, वो इल्म हासिल करें, देखें, समझें, वापस आएं, अपने लोगों को उसकी तालीम दें ताकि वो बुराइयों से बचें और इल्म सीखें। तो ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बिल्कुल इसी रिलीजियस ज़ील के साथ अपने आप को कमिट कर लिया कि मैं लिखूंगी लोगों का कॉन्सेप्ट दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जो भी नॉलेज मेरे पास है बहरहाल वो अल्लाह का दिया हुआ है, मैं लेके पैदा नहीं हुई थी। मैंने ट्रैवल किया, मैंने पढ़ा, मैंने काम किया 37 साल, तो जो कुछ भी मैंने सीखा उसका अगर एक बिट भी मेरे पास है तो मैं उसे लोगों में पास ऑन कर दूं। अगर किसी एक का भी उसमें भला हो गया तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। तो वो दिन और आज का दिन मैं हर जुमे रात की सुबह को फजर से पहले एक ब्लॉग अपलोड करती हूँ और ये मैं बिला नागा कर रही हूँ कंटिन्यूसली। लोग हैरान भी होते हैं कि मैं इतनी कंसिस्टेंट कैसे हूँ, लेकिन मैं हूँ क्योंकि मैं एक बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजर हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था। मैंने सिर्फ 2 ब्लॉग मिस किए क्योंकि मुझे बहुत सवेर किस्म का डेंगी हो गया था और वो मैंने बता दिया था अपने व्यूअर्स को कि मैं नहीं लिखूंगी। तो अब तक मेरे तकरीबन 60 ब्लॉग हो चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, आप उनमें से देख लीजिए। कोई भी ब्लॉग जो आप समझते हैं कि इंटरेस्टिंग है, मैं उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरा नहीं लेकिन उसका करेक्ट कर दूंगी, क्योंकि साइंस उर्दू में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है और ये मैं इंशाल्लाह ताला करती रहूंगी जब तक कि मैं करूंगी, कर सकती हूँ। अब आप सोचेंगे कि जब मैं ब्लॉगर बन गई तो अब मैं वी ब्लॉगर क्यों बनना चाह रही हूँ। हुआ ये, अब वो जरा कमेंट आप ध्यान में रखिएगा जो मुझे उस पर मिला था डिस्कर्सिव डिफ्लेक्शन के ऊपर। तो मैंने जब पहला ही ब्लॉग लिखा तो लोगों ने जो मेरा सर खाया, उन्होंने कहा मैडम आप उर्दू में लिखें, मैडम आप उर्दू में लिखें। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे लोगों को अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती और अगर वो मर करके पढ़ भी ले तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन मेरी मुश्किल ये थी कि मैं उर्दू में नहीं लिख सकती। खैर मैं लिखती गई, लोगों ने मेरा सर खाना खाना खाना, मैडम उर्दू में लिखे, मैडम उर्दू में लिखे। मैंने कहा भाई मैं नहीं लिख सकती। एक दिन एक साहब ने जल के मुझे कहा मैडम आप उर्दू में लिख नहीं सकती तो आप उर्दू में बोल तो सकती हैं, तो आप वीडियो ब्लॉगर क्यों नहीं बनती। मैंने कहा भाई ये वीडियो ब्लॉगर क्या होता है। तो उन्होंने कहा ये जो वी लोग जिसको वो लोग वी लोग कहते हैं, हालांकि दिस इज वेरी रॉन्ग। ब्लॉगर और व्लॉगर, ब्लॉगर लिखा जाता है, व्लॉगर बोला जाता है, तो आप ब्लॉगर बन जाए। मैंने कहा अच्छा। अब जो ही मेरे शौहर के कान में ये पड़ी बात, और वो जो है ना वो साहब उनको मौका चाहिए बस, मुझे एक्चुअली यहाँ तक पहुँचाने में मेरे मियाँ का बड़ा हाथ है। उन्हें ना आओ देखा ना ताओ जनाब, वो एक वर्ल्ड क्लास किस्म का स्टूडियो जो है ना उसका उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया और मेरा बेटा उनसे भी 10 आ गया। उसने जनाब दिन रात लगा के ज़बरदस्त किस्म का स्टूडियो बना दिया और आज मैं उसके सामने बैठी भी हूँ और वो मेरे दाएं बाएं घूम रहा है। अच्छा, अब मैंने ये रीज़न था मेरा कि मैं ब्लॉगर से अब व्लॉगर बन गई। अच्छा, अब मेरा एक और मसला है कि मैं फ्लुएंटली बोल नहीं सकती, क्योंकि ये साइंस है, मुझे सोचना पड़ता है अच्छा कि मैं क्या लफ्ज़ बोल रही हूँ, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो मैं थोड़ा सा अटकूंगी। अब हमारे जो व्लॉगर्स हैं, आप देखें ज़रा, आप ज़रा मुअज़्ज़म फ़खर साहब को सुने, ओ माय गॉड,
सो फ्लुएंट, सो क्लियर, और उनकी स्टोरी हमेशा कंप्लीट होती है। ऐसे लगता है कि एक एक लाइन का उन्होंने टाइम सेट किया हुआ है और बड़ा मज़ा आता है उनकी वो सुन के। अब मैं तो उन जैसी हो नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, ये अपने बस की बात नहीं है। नगीना शाहीन एक और ख़ातून है, बड़ी अच्छी, बड़ी डिसेंट ख़ातून है, लेकिन वो मॉडरेटर बनती हैं। उनके वो सवाल बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्रेम करती हैं और उसका जवाब देते हैं आके। एक जर्नलिस्ट हैं, मुमताज़ भट्टी है शायद उनका नाम। मेरा चूँकि ये फ़ोटे नहीं है, इसलिए मेरा इन लोगों से कभी ना वास्ता रहा है और ना ही मुझे इनका पता है। तो वो मैंने कहा कि चलो अगर वो है तो मैं भी हिम्मत कर लेती हूँ। तो जनाब ये थी सारी कहानी कि मैं मेरी बैकग्राउंड आपने जानी कि मैं क्या हूँ। मैं ब्लॉगर बनी और फिर अब मैं ब्लॉगर बन रही हूँ, लेकिन मैं टीचर नहीं बनी। मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ मैं कर रही हूँ, मैं टीचर से कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ। तो ये है मेरा इंट्रोडक्टरी ब्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए प्लीज़ आप किट को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसको आगे भी बताइए लोगों को। और इसका बेल आइकॉन जो है आप उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जो अगला व्लॉग है वो एक्चुअल व्लॉग है और बहुत ही हैरानकुन है, आपको बड़ा मज़ा आएगा सुनकर। तो आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।